हेलो एवरीवन, माय नेम इज एकता गुप्ता और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 10 ऑफ द बीएनएसएस व्हिच टॉक्स अबाउट ऑर्डर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। अब ये जो चैप्टर 10 है ना बीएनएसएस का, उसके अंदर सेक्शन 144 से लेकर 147 तक सेक्शंस है। और हम सबको पता है ये चैप्टर केवल इंटरेस्टिंग ही नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 144 टॉक्स अबाउट द ऑर्डर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो ये जो सब सेक्शन 1 है ना, वो बताता है, कुछ कंडीशंस बताता है कि कब कब मेंटेनेंस आप मांग सकते हो। तो सबसे पहले तो आप जिस बंदे से, जिस पर्सन से मेंटेनेंस मांग रहे हो, उसके पास सफिशिएंट मींस होने चाहिए। सफिशिएंट मींस का मतलब केवल प्रॉपर्टी, वेल्थ, ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन मान लो अगर वो जो पर्सन है जिससे आप मेंटेनेंस मांग रहे हो वो एबल बॉडीड भी है, मतलब ऐसा है कि अगर काम धाम करेगा तो पैसे कमा सकते हैं, तो वो भी क्या है, सफिशिएंट मींस के कैटेगरी में आएगा। और ये जो पर्सन है उसके पास सफिशिएंट मींस तो है ही, लेकिन वो नेग्लेक्ट कर रहा है, यानी कि मतलब ध्यान ही नहीं देता, या उसने साफ साफ मना कर दिया है मेंटेन करने के लिए। किन लोगों को मेंटेन करने के लिए उसने मना कर दिया है? या तो उसकी खुद की पत्नी, जो कि क्या है, और पत्नी भी कैसी है कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती, या फिर उसके खुद के माइनर या माइनर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये जो माइनर लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चिल्ड्रन उसके मैरिड है या फिर नहीं, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे। सी कैटेगरी में क्या है, लेजिटिमेट या फिर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन। लेकिन यहाँ पे हम लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चिल्ड्रन जो बात कर रहे हैं वो मेजर है, यानी कि वो 18 साल से ऊपर है, लेकिन वो क्योंकि कोई फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी या इंजरी से गुजर रहे हैं, वो अपना पालन पोषण अपने आप को मेंटेन खुद नहीं कर सकते। लेकिन इस कैटेगरी में क्या है, एक मैरिड डॉटर नहीं आएगी, क्योंकि आप सबको पता है कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो अब उसका जो भी मेंटेनेंस वगैरह है वो उसका हस्बैंड ही देखते हैं, उसका फादर नहीं देखेगा। और डी पॉइंट में क्या है, जब उस बंदे के खुद के मम्मी पापा अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो अब मान लो जो इसके आगे क्या होगा, जो मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है, तो इसको नोट करो, सिर्फ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, अगर उनको लग रहा है कि हाँ सही बात है कि एक जो पर्सन है उसके पास सफिशिएंट मींस भी है, वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं या रिफ्यूज कर रहे हैं अपने वाइफ को, या अपनी लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट माइनर चिल्ड्रन को, या लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मेजर चिल्ड्रन को जो फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी से गुजर रहे हैं, अपने मम्मी पापा को मेंटेन करने से मना कर रहे हैं, तो ये जो मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है ना, वो उसको ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई तू इनको मंथली मेंटेनेंस पे कर, और कितना रेट पे करेगा या कितना देगा, वो भी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जो है वो डिसाइड करेंगे। अब इसमें एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या कहते हैं कि ये जो बी क्लॉज है, जिसमें हमने बोला था कि अगर माइनर लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चिल्ड्रन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वेदर वो मैरिड है या नहीं, वो भी, और अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी इस कैटेगरी में इंक्लूड होंगे। तो वही है प्रोवाइजो, क्या कह रहे हैं कि मान लो अगर आपकी एक बेटी थी जिसकी शादी हो गई है, लेकिन बेटी जो है वो माइनर है, और ऐसी हालात है कि उसका जो हस्बैंड है उसके पास इतने मीन्स नहीं है, उसके पास इतने सफिशिएंट मीन्स नहीं है कि वो आपकी माइनर डॉटर का ख्याल वगैरह रख सके, उसे मेंटेन कर सके, तो जो मैजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकते हैं, मैजिस्ट्रेट मे ऑर्डर द फादर ऑफ दैट पर्टिकुलर माइनर डॉटर, कि जो फादर है वो अपनी माइनर डॉटर को मेंटेन करेंगे जब तक उनकी जो माइनर डॉटर है वो मेजर नहीं हो जाती। ये है इस पूरे प्रोवाइजो में। देन जो नेक्स्ट प्रोवाइजो है वो क्या बोलता है कि अब मान लो कि प्रोसीडिंग्स चल रही है कि कितना मेंटेनेंस देना चाहिए या मेंटेनेंस देना भी है नहीं, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन अभी मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, जब प्रोसीडिंग्स जो पेंडिंग है ना उसके बीच में जिस बंदे से, जिस पर्सन से मेंटेनेंस मांगा गया है, उन्हें बोल सकती है कि अभी तुम क्या करो कि अभी इंटरिम मेंटेनेंस यानी कि टेम्पररी मेंटेनेंस इन लोगों को दे दो, और प्लस में एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स भी दे दो। जब प्रोसीडिंग एंड हो जाएगी तब फिर मैं मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास तो डिसाइड करके बता ही देंगे कि कितना मंथली रेट पे देना है, कितना अलाउंस, मतलब कितना मेंटेनेंस देना है या नहीं देना। नेक्स्ट प्रोवाइजो क्या बोलता है कि मान लो व्हेन एन एप्लीकेशन इज फाइल्ड, जब भी मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल की गई है, चाहे तो वो मंथली मेंटेनेंस की एप्लीकेशन तुमने फाइल किया है या इंटरिम मेंटेनेंस की फाइल की है और एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स की फाइल करनी है, तो फिर जो मैजिस्ट्रेट है ना, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, उनको ट्राई करना है कि ऐसी कोई भी एप्लीकेशन मैं 60 डेज में जो है पूरी डिसाइड कर लूं, और ये 60 डेज कब से चालू होंगे, कब से स्टार्ट होंगे, उस डेट से ये स्टार्ट होगा, ये कमेंस होगा 60 डेज जब से आपने रिस्पोंडेंट को नोटिस सर्व किया है कि एक एप्लीकेशन फॉर द मेंटेनेंस जो है वो कोर्ट में लग गई है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन बोला गया है कि वाइफ, यहाँ पे जो वाइफ टर्म यूज किया है हमने, यहाँ पे एक टर्म यूज किया था ना ए क्लॉज में, वाइफ, इसका क्या मतलब है? वाइफ का मतलब तुम्हारी लीगली वेडेड वाइफ तो होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाइफ का मतलब ये भी होता है कि मान लो कोई भी ऐसी औरत जिससे या तो हस्बैंड ने खुद डाइवोर्स दे दिया है, या फिर उस वाइफ ने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिए और उसने अब दोबारा शादी नहीं करी है, शी हैज नॉट बीन रीमैरिड।
अब जो एप्लीकेशन हमने लगाई है, चाहे तो मंथली मेंटेनेंस की या इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स, वो कब से पेबल होंगे? जब मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देते हैं कि आपको ये सब कुछ जो भी है वो पे करना है, तब से तो आपको पे करना ही है, जैसे ही मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर ऑर्डर दे दिया। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, जब से ऑर्डर दिया है तब से नहीं, जब से एप्लीकेशन लगी है, जैसे कि आपने कोर्ट में जिस दिन से एप्लीकेशन लगाई है ना, चाहे तो मंथली मेंटेनेंस की या इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स की, तब से मुझे देना चाहिए। तो फिर क्या है, मैजिस्ट्रेट द फर्स्ट क्लास ऑर्डर कर सकते हैं वो सामने वाले बंदे को, रिस्पोंडेंट को, कि भाई जब से इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है ना, चाहे मंथली मेंटेनेंस की या इंटरिम मेंटेनेंस की या एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स की, तब से तुम दो, ना कि फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। अब मान लो किसी भी पर्सन को ऑर्डर किया गया है, रिस्पोंडेंट को ऑर्डर दिया गया है कि तुम मेंटेनेंस दो या इंटरिम मेंटेनेंस दो या फिर लिटिगेशन जो भी एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो तुम्हें पे करना है, लेकिन वो क्या है, वो पे नहीं कर पाता और ऊपर से वो एक्सप्लेनेशन भी नहीं देता, वो सफिशिएंट कॉज भी नहीं बताता कि मैंने क्यों नहीं उसको पेमेंट करी। तो फिर मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास क्या कर सकते हैं, या तो मतलब दो चीजें। फर्स्ट पॉइंट होता है, या तो उसके खिलाफ एक वारंट इशू कर दें ताकि हम क्या है उससे अमाउंट रिकवर कर पाए, या फिर दूसरा मेथड क्या होता है कि मान लो अगर वारंट भी इशू कर दिया तब भी वो जो रिस्पोंडेंट है वो पैसे नहीं दे रहा है, वो जो भी मेंटेनेंस का अमाउंट है वो नहीं दे रहा, तो हम क्या है उसको जेल में डाल सकते हैं, मैजिस्ट्रेट इम्प्रिजनमेंट उसको दे सकते हैं। और इम्प्रिजनमेंट कितनी हो सकती है, या तो 1 मंथ की हो सकती है या फिर उतने टाइम तक हो सकती है जब तक कि वो बंदा पैसे नहीं देता, विच एवर इज अर्लियर। अगर पहले पैसे दे दिए तो 1 मंथ तक नहीं एक्सटेंड करेंगे, लेकिन अगर पहले पैसे नहीं दिए तो अप टू 1 मंथ ही आप उसको इम्प्रिजनमेंट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अब इसमें प्रोवाइजो जो है वो ये बोलते हैं कि मान लो रिस्पोंडेंट को ऑर्डर किया गया था दैट यू हैव टू पे द मेंटेनेंस अमाउंट, लेकिन जो रिस्पोंडेंट है उसने मेंटेनेंस अमाउंट नहीं दिया, तो फिर क्या होगा, जो एप्लीकेंट है ना वो फ्रॉम द डेट द मेंटेनेंस हैज बिकम ड्यू, यानी कि फ्रॉम द डेट द रिस्पोंडेंट फेल्ड टू पे द मेंटेनेंस, उसके विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आपको एप्लीकेशन लगानी है कोर्ट को कि ऐसी ऐसी बात है, जो रिस्पोंडेंट है वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा। जब आप एप्लीकेशन लगाओगे ना, उसके बाद ही जो मैजिस्ट्रेट है वो जो हमने पीछे अभी पॉइंट में ऑर्डर्स पढ़े थे ना कि वारंट इशू कर सकते हैं, और अगर वारंट इशू करने के बाद भी नहीं मान रहा है रिस्पोंडेंट मेंटेनेंस देने के लिए, तो फिर हम उसको मैजिस्ट्रेट इम्प्रिजन कर सकते हैं अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, तो तब ये कहानी चालू होगी। ठीक है, तो यही प्रोवाइजो है, no warrant is to be issued unless an application to recover the amount is made within a period of 1 year from the date the maintenance has become due। लेकिन अगर आपने जब से आपका मेंटेनेंस ड्यू है उसके विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आपने ऐसी कोई एप्लीकेशन लगाई ही नहीं है, तो फिर मैजिस्ट्रेट जो है वो खुद से ऐसे वारंट वगैरह इशू थोड़ी कर देंगे। आप पहले एप्लीकेशन लगाओ इस टाइम लिमिट में जो आपको दी गई है, तभी उसके बाद आगे की जो कहानी है वारंट की, इम्प्रिजमेंट की, वो शुरू होगी। नेक्स्ट प्रोवाइजो क्या बोलता है कि मान लो जो हस्बैंड है वो बोलता है कि ठीक है, मैं अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन है कि जो वाइफ है वो मेरे साथ रहे, और जो वाइफ है उसने बोला कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तो इस ग्राउंड पे मैजिस्ट्रेट रिफ्यूज नहीं कर सकते मेंटेनेंस की जो भी एप्लीकेशन है। मैं मैजिस्ट्रेट को देखना पड़ेगा कि ऐसे क्या कंडीशंस है, ऐसे क्या रीजंस एंड सर्कमस्टेंसेस है जो वाइफ मना कर रही है अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए। और तब जो है इन सारे सर्कमस्टेंसेस को, इन सारे रीजंस को कंसिडर करते हुए, और अगर उनको लग रहा है कि हाँ जो सही रीजन है, अगर वाइफ कोई रीजन दे रही है कि नहीं मैं इस कारण की वजह से इसके साथ नहीं रहना चाहती अपने हस्बैंड के साथ, उसके बेसिस पे जो मेंटेनेंस एप्लीकेशन है वो डिसाइड करेंगे। जैसे कि इसमें क्या है, एक एक्सप्लेनेशन में एक रीजन भी दिया हुआ है, जैसे कि मान लो हस्बैंड वही बात बोल रहे हैं कि ठीक है मैं तुझे मेंटेन करने के लिए रेडी हूँ, मैं अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि वाइफ मेरे साथ आके रहे। लेकिन वाइफ ने रिफ्यूज कर दिया इस ग्राउंड पे क्योंकि हस्बैंड की मे बी सेकंड शादी हो गई है, या फिर हस्बैंड जो है वो मिस्ट्रेस रख के बैठा है, तो ये क्या है, ये सफिशिएंट ग्राउंड है, ये जस्ट ग्राउंड है फॉर द वाइफ टू रिफ्यूज टू लिव विद हिम। देन सबसेक्शन 4 बोलते हैं कि इसमें अगर मान लो जो वाइफ है वो अडल्ट्री में रह रही है, या फिर उसके पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है, उसके पास कोई भी जस्ट ग्राउंड नहीं है कि वो अपने हस्बैंड से अलग रहे, लेकिन फिर भी जानबूझ के वो अलग रह रही है और विदाउट एनी काइंड ऑफ सफिशिएंट कॉज, या फिर जो पति पत्नी है उनके बीच में म्यूचुअली डिसाइड हुआ है, म्यूचुअल कंसेंट है कि हम अलग अलग रहेंगे, तो फिर कोई भी मेंटेनेंस का या इंटरिम मेंटेनेंस का या लिटिगेशन एक्सपेंसेस का ऑर्डर पास नहीं होगा इन फेवर ऑफ दी वाइफ। देन सबसेक्शन 5 बोलता है कि मान लो ऐसा कोई भी मेंटेनेंस का, इंटरिम मेंटेनेंस का या लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स की एक्सपेंसेस का ऑर्डर जो है वो वाइफ के फेवर में पास हो गया है, लेकिन ऑर्डर पास करने के बाद हमें पता चला ये सारी कंडीशंस कि वो अडल्ट्री में रह रही थी, या विदाउट सफिशिएंट कॉज जो है वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही थी, या फिर दोनों आपसी मंजूरी से अलग अलग रह रहे थे, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, मैजिस्ट्रेट शैल कैंसिल द ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, ये जो मेंटेनेंस का, इंटरिम मेंटेनेंस या जो भी एक्सपेंसेस वगैरह का था, वो ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। सेक्शन 145 टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर। तो जो सबसेक्शन 1 है वो क्या बोलता है कि जो सेक्शन 144 के अंडर जो प्रोसीडिंग्स होगी वो हम कहाँ कहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं।
तो इसमें लिखा है या तो जहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है उस जगह पे प्रेजेंटली लोकेटेड, या फिर जहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है वो रहता है, या फिर उसकी जो वाइफ है वो रहती है, या फिर सी पॉइंट क्या है, वेयर ही लास्ट रिसाइडेड विद हिज वाइफ और मदर ऑफ द इलेजिटिमेट चाइल्ड, जहाँ पे वो लास्ट बार अपनी पत्नी के साथ रहा था, रिसाइड किया था, या फिर मदर ऑफ द इलेजिटिमेट चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पे मदर ऑफ द इलेजिटिमेट चाइल्ड क्यों यूज किया, क्योंकि आपको याद होगा कि इलेजिटिमेट चाइल्ड के लिए भी मेंटेनेंस हम मांग सकते हैं। देन उसके बाद या फिर जहाँ पर रिस्पोंडेंट के फादर या फिर जो मदर है वो रिसाइड करते हैं, वहां पे भी हम प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 144। अब सब सेक्शन 2 ये बोल रहे हैं कि सेक्शन 144 के मामले में अगर कोई भी एविडेंस को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो सारे एविडेंस रिकॉर्ड होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन हु इज लायबल टू पे द मेंटेनेंस। और अगर मान लो कि जिस भी पर्सन को मेंटेनेंस देना है, ठीक है, उसको कोर्ट ने परमिशन दे दी है कि ठीक है तुम्हें पर्सनली अपेयर होने की जरूरत नहीं है, तो फिर ये जो एविडेंस है वो किसके सामने रिकॉर्ड होंगे, वो उसके एडवोकेट के प्रेजेंस में रिकॉर्ड होंगे। और जो एविडेंस है वो ऐसे रिकॉर्ड होंगे जैसे कि एक समन केस में रिकॉर्ड होते हैं। अब यहाँ पे एक प्रोवाइजो है, वो क्या बोल रहे हैं कि जो पर्सन है ना जो लायबल है मेंटेनेंस पे करने के लिए, अगर वो जानबूझ के कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अटेंड नहीं कर रहा, या फिर जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि उसके ऊपर जो नोटिस है कोर्ट के वो सर्व ही ना हो पाए, तो जो मैजिस्ट्रेट है वो एक्स पार्टी ही प्रोसीड कर जाएंगे और वो मेंटेनेंस का ऑर्डर भी दे देंगे। अब ये जो पर्सन है ना हु इज लायबल टू मेंटेन, वो क्या कर सकता है, अगर एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो गया, तो जब से एक्स पार्टी ऑर्डर पास हुआ है ना उसके विद इन 3 मंथ वो कोर्ट के पास जाएगा, वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा कि मेरा कुछ अच्छा खासा रीजन था, मेरे पास कुछ गुड कॉज था, जिसकी वजह से या तो मैं कोर्ट नहीं अटेंड कर पाया, मेरे पास नोटिस सर्व नहीं हो पाया, तो इसलिए इन रीजंस के, इन गुड कॉज के बेसिस पे वो रिक्वेस्ट करेगा कोर्ट से कि ये जो एक्स पार्टी का ऑर्डर है वो सेट असाइड कर दिया जाए। अब सब सेक्शन 3 तो ऐसी है, वो आप पढ़ लेना। सेक्शन 146 टॉक्स अबाउट ऑल्टरेशन इन द अलाउंस। तो सब सेक्शन 1 ये बात करते हैं कि अगर मान लो कि दोनों पार्टीज की सिचुएशन में, सर्कमस्टेंसेज में कुछ चेंज होता है, यानी कि या तो जिसको मेंटेनेंस मिल रहा है उसकी कुछ सिचुएशन में चेंज हो रहा है, उसकी सिचुएशन में क्या चेंजेस आ सकते हैं कि मान लो वो खुद से कमाने लग गई, ठीक है, या कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी सिचुएशन हुई जिससे उसकी सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आई है, या फिर जो दूसरी पार्टी है यानी कि जो मेंटेनेंस दे रहा है, ठीक है, उसकी सिचुएशन में कुछ आ सकता है कि मान लो उसकी इनकम रिड्यूस हो गई, या फिर उसकी जॉब चली गई, या फिर उसकी इनकम और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो जो भी सिचुएशन में, सर्कमस्टेंसेज में चेंजेस आएंगे ना, उसके हिसाब से जो मैजिस्ट्रेट है उन्होंने जो भी मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया उसको चेंज कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसको डिक्रीज कर सकते हैं, ये मैजिस्ट्रेट का डिस्क्रेशन है। सब सेक्शन 2 क्या है, अब मान लो इन पार्टीज का जो केस है वो एक सिविल कोर्ट भी देख रहा था, और सिविल कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया जिसके कॉन्सिक्वेंसेज में मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि मैंने जो मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया है ना अंडर सेक्शन 144, उसको या तो मुझे कैंसिल कर देना चाहिए, या फिर मुझे उसमें बदलाव करने चाहिए, तो मैजिस्ट्रेट वैसा कर सकते हैं, या तो उस ऑर्डर को ही कैंसिल कर दें या फिर उसमें थोड़े चेंजेस ऑल्टरेशन कर दें। अब सब सेक्शन 3 क्या बोल रहे हैं, मान लो जो मैजिस्ट्रेट है उन्होंने वाइफ के फेवर में मेंटेनेंस ऑर्डर पास कर दिया, लेकिन जब वाइफ के फेवर में मेंटेनेंस ऑर्डर पास कर दिया तो कुछ ऐसी सिचुएशंस है जिसके बाद मैजिस्ट्रेट को ये मेंटेनेंस ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। तो अब वो 3 सिचुएशन दे रखी है। पहली सिचुएशन ये है कि जिस भी वाइफ के फेवर में मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया था ना मैजिस्ट्रेट ने, उस वाइफ ने अब दोबारा शादी कर ली, रीमैरिज कर ली, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, वो मेंटेनेंस ऑर्डर कैंसिल कर देंगे फ्रॉम द डेट ऑफ रीमैरिज। ठीक है, अब बी पार्ट क्या है, अब बी पार्ट में ये बताया गया है कि मान लो जो हस्बैंड है उसने अपनी वाइफ से डाइवोर्स लिया, और अब क्या है कि इनके यहाँ पे कोई कस्टमरी या पर्सनल लॉ है जिसके अंडर ये लोग मेंटेनेंस देते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर तुमने जो भी कस्टमरी या पर्सनल लॉ के अंडर जो तुम मेंटेनेंस देते हो, अगर वो तो सम तुमने पे कर दिया बिफोर द मेंटेनेंस ऑर्डर वाज पास बाय द मैजिस्ट्रेट, तो मैजिस्ट्रेट वो मेंटेनेंस ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। कब से कैंसिल करेंगे, जब मेंटेनेंस ऑर्डर बना था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मान लो हस्बैंड ने अपनी वाइफ से डाइवोर्स लिया, और इनके यहाँ पे कोई पर्सनल या कस्टमरी लॉ था जिसके अंदर जब डाइवोर्स होता है तो वाइफ को कुछ अमाउंट एज अ मेंटेनेंस दिया जाता है। ठीक है, अगर हस्बैंड ने वो मेंटेनेंस अमाउंट दे दिया और मैजिस्ट्रेट के द्वारा मेंटेनेंस ऑर्डर जो है वो बाद में पास हुआ, तो जब मैजिस्ट्रेट को पता चलेगा अच्छा ऐसा होता है, पर्सनली या कस्टमरी लॉ के अंडर मेंटेनेंस ऑलरेडी हस्बैंड ने दे दिया अपनी वाइफ को, तो जो मैजिस्ट्रेट है वो मेंटेनेंस ऑर्डर कैंसिल कर देंगे फ्रॉम द डेट व्हेन द मेंटेनेंस ऑर्डर वाज मेड बाय द मैजिस्ट्रेट। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि मान लो जो हस्बैंड है उसको कस्टमरी या पर्सनल लॉ के अंडर अपनी वाइफ को मेंटेनेंस तो देना था, लेकिन अभी तक उसने दिया नहीं है, और इतने टाइम में ही मैजिस्ट्रेट के द्वारा मेंटेनेंस ऑर्डर जो है वो पास हो चुका है। तो फिर क्या है, मैजिस्ट्रेट उस मेंटेनेंस ऑर्डर को कैंसिल करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब वो जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस दे देगा अंडर द कस्टमरी और दी पर्सनल लॉ, तब, उससे पहले नहीं कैंसिल करेंगे,
क्योंकि क्या पता कि मैजिस्ट्रेट का जो ये मेंटेनेंस ऑर्डर है वो भी कैंसिल हो गया और ये जो हस्बैंड है उसने उसको वाइफ को मेंटेनेंस भी नहीं दिया, इसलिए। अब और सी पॉइंट क्या है? सी पॉइंट ऐसा हो सकता है कि मान लो जो वाइफ है उसने डाइवोर्स वगैरह ऑब्टेन कर लिया, लेकिन अब जो वाइफ है उसने वॉलंटरली उसने अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से ये जो अपना राइट टू मेंटेनेंस है, ये इंटरिम मेंटेनेंस है वो सरेंडर कर दिया, वो वेव ऑफ कर दिया कि नहीं मुझे कोई इंटरिम मेंटेनेंस नहीं चाहिए, मुझे कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए। तो फिर क्या है, मैजिस्ट्रेट ने जो भी मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया ना वो उसको कैंसिल कर देंगे। कब से? जब से ये जो विमेन है उसने अपना राइट सरेंडर किया है तब से। तो सब सेक्शन 4 यही बोलता है कि अगर जो मैजिस्ट्रेट हैं उन्होंने अंडर सेक्शन 144 किसी भी पर्सन के फेवर में कोई मेंटेनेंस ऑर्डर दिया था या इंटरिम मेंटेनेंस ऑर्डर दिया था और बाद में सिविल कोर्ट ने एक डिक्री पास की है फॉर द रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस या रिकवरी ऑफ डाउरी सेटलमेंट और एनी काइंड ऑफ सिमिलर मॉनेटरी रिलीफ, तो सिविल कोर्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहीं सेक्शन 144 का जो ऑर्डर पास किया था उसके अंदर क्या क्या अमाउंट रिकवर हो चुके हैं या क्या क्या अमाउंट ऑलरेडी पेड है, ताकि रेपिटेशन वगैरह ना हो। सेक्शन 147 एनफोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर मेंटेनेंस, सब सेक्शन 1 यही बोलते हैं कि जो भी मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस को ऑर्डर पास हुआ था उस ऑर्डर की एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट देनी पड़ेगी। किन किन लोगों को? या तो जिस भी पर्सन के फेवर में वो ऑर्डर पास हुआ था उसको दे दो, या फिर उसके गार्जियन को दे दो, या फिर जिस भी पर्सन को एक्चुअली वो मेंटेनेंस मिलने वाला है उसको दे दो, मतलब इनमें से किसी को भी आपको ऑर्डर की कॉपी देनी है फ्री ऑफ कॉस्ट। सब सेक्शन 2 क्या बोलते हैं कि जो भी मेंटेनेंस ऑर्डर है वो इन्फोर्स कौन करेगा? जिन मैजिस्ट्रेट ने वो मेंटेनेंस ऑर्डर पास किए वो तो ऑफ कोर्स जो है वो तो इन्फोर्स कर ही सकते हैं, लेकिन कोई भी अदर मैजिस्ट्रेट जिनके जुरिसडिक्शन में जो पर्सन हु इज लायबल टू पे द मेंटेनेंस जो है वो प्रेजेंट है या पाया जाता है, वो उनके पास भी पावर होती है कि वो मेंटेनेंस ऑर्डर इन्फोर्स कर सके, यही लिखा है। सब सेक्शन 2 क्या है? जो मेंटेनेंस ऑर्डर है इट नीड नॉट टू बी इन्फोर्स ओनली बाय द मैजिस्ट्रेट हु पास्ड इट, बट इट कैन आल्सो बी इन्फोर्स्ड बाय एनी मैजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस where the person who is ordered or who is liable to pay the maintenance is present or is found। और सब सेक्शन 3 बस यही बोलते हैं कि जो भी मैजिस्ट्रेट ये मेंटेनेंस ऑर्डर को इन्फोर्स कर रहे हैं उनको कुछ बातों से अपने आप को सेटिस्फाई करना होगा, जैसे कि आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज कि किसको मेंटेनेंस, किससे मेंटेनेंस रिकवर करना है, किसको देना है, ये सब कुछ, एंड नॉन पेमेंट ऑफ द मेंटेनेंस इंटरिम एक्सपेंसेस जो भी ड्यू है वो सब कुछ। और एक बार मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो जाएंगे रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज एंड कि मेंटेनेंस इंटरिम मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस जो है वो ड्यू है, नॉन पेमेंट उनका नहीं किया, तो वो जो इन्फोर्सिंग मैजिस्ट्रेट है वो प्रोसीड करेंगे विद द रिकवरी एंड द इन्फोर्समेंट प्रोसेस।